Good morning, students. Today I am here to teach you more about the plant breeding. देखिए स्टूडेंट्स, in this chapter strategies for enhancement in food production, we have already studied about कि हम अपनी क्रॉप को डिसीज रेसिस्टेंट कैसे बनाएं, हम अपनी क्रॉप को इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट कैसे बनाएं। तो हम आज यहां पर ये भी सीखेंगे कि हम अपनी क्रॉप की जो क्वालिटी है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा पहला वो यही है कि हाउ टू इंप्रूव फूड क्वालिटी। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी क्वालिटी की बात होती है, क्वालिटी में हम मेजर क्या कैलकुलेट करेंगे। हम क्वालिटी अगर हम कहते हैं कि फूड क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो उसमें हम प्रोटीन कंटेंट को देखेंगे, हम उसमें प्रोटीन कंटेंट को के अलावा विटामिन को देखेंगे, मिनरल्स को देखेंगे, ठीक है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम देखेंगे, ठीक है ना। फिर बात आती है कि हमें क्वालिटी को एनहांस क्यों करना है और अगर करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, ब्रीडिंग फॉर फूड क्वालिटी। इसके लिए हम ब्रीडिंग का ही सहारा लेंगे। कि अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि 84 मिलियन पीपल ऑफ वर्ल्ड do not have adequate food, कि फूड की स्केर्सिटी है, उनके पास खाने के लिए अनाज ही नहीं है, उनके खाने के लिए उनके पास फूड ही अवेलेबल नहीं है, स्केर्सिटी है। फिर क्वालिटी की तो बात ही कहां है। ओके, सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो 3 मिलियन पीपल हैं, 3 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम, यू कैन से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स डेफिशिएंसीज, और यू कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड हिडन हंगर, हम इसको बोल सकते हैं। सबसे हम कहते हैं कि ये सोचने वाली बात है कि कुछ लोगों के पास तो फूड ही नहीं है तो वो क्वालिटी के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर फूड के अंदर ये कंटेंट नहीं है, मीन्स उनके पास प्रोटीन्स नहीं है, उनके पास विटामिन नहीं है, उनके पास मिनरल्स नहीं है, एंड यू कैन से मोर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। क्या नहीं है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो फिर वो कैसे इन चीजों को दूर कर सकते हैं। हमारे पास एक ही तरीका बच जाता है कि हम अपनी क्रॉप्स को ऐसा बना दें कि उसके अंदर हम क्या करें, प्रोटीन भी डाल दें, हम क्रॉप्स के अंदर विटामिन भी डाल दें, हम अपनी क्रॉप्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल दें। तब हम कह सकते हैं कि हम उसकी जो क्रॉप है या जो हमारे पास फूड है, हमने उसकी क्वालिटी को एनहांस कर लिया है, ठीक है ना। दूसरी बात कि जो लोग हैं दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू, यू कैन से परचेज फूड फॉर देम, और यू कैन से दे डू नॉट एबल टू परचेज फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं खरीद पाते, ठीक है ना, लेग्यूम्स नहीं खरीद पाते, ठीक है, और फिश नहीं खरीद पाते और मीट नहीं खरीद पाते। दे डू नॉट परचेज ऑल दीज थिंग्स। फिर एक बात और यहां पे नोट कर सकते हैं कि अगर हम देखें यहां पे कि अगर हम अपने प्रोडक्शन को, अपनी जो क्रॉप वैरायटी है उसको अगर हम इंप्रूव भी करते हैं, और इंप्रूव करने के साथ साथ अगर हम अपनी फूड हैबिट को इधर कर दें, मीन्स हम उसको
फिश या मीट की तरफ या नॉन वेज की तरफ ले, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सीरियल्स की जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ेगी, ना कि कम होगी। क्यों? क्योंकि हम यहां पर ये देख सकते हैं कि 1 केजी मीट तैयार करने के लिए हमें 3 से 10 केजी के लगभग जो वीट है वो हमें उसको तैयार करने के लिए हमें लगानी पड़ती है। ठीक है ना? तो इसलिए उससे क्या होगा कि हमारे पास और ज्यादा फूड की स्केर्सिटी बढ़ सकती है। तो अब तरीका हमारे पास क्या रहेगा? और दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं कि जो पीपल हैं उनके फूड के अंदर क्या नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। देयर फूड डू नॉट कंटेन certain micronutrients such as आयरन नहीं है, जिंक नहीं है, विटामिन ए नहीं है, आयोडीन नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फूड की जो क्वालिटीज हैं वो प्रॉपर नहीं है। और अगर ये हमारे फूड के अंदर नहीं है, क्योंकि ये हमें एक फूड से तो अवेलेबल नहीं है, हमें उन्हें डिफरेंट सोर्सेज से लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा फिर कि अगर लोगों को ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो अब क्या होगा कि जो डिसीज का इंक्रीज होना, यू कैन से रिस्क फॉर द डिसीज दैट विल इंक्रीजेस। दैट मीन्स इसकी नॉन अवेलेबिलिटी होने के कारण कि लोगों में क्या होगा, इट इंक्रीज द रिस्क फॉर डिसीज, इट इंक्रीजेस द रिस्क फॉर डिसीजेस। इससे क्या होगा कि डिसीज के लिए रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड reduces mental abilities and lifespan and decreases mental ability and lifespan। बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम है। सोल्व कैसा किया जाए, व्हाट शुड बी डन। ठीक है ना, कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया तक कि हमारे पास टोटल वर्ल्ड के अंदर फूड की एडिक्वेसी है। हमारे पास 3 बिलियन पीपल लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रोटीन, विटामिन, मिनरल डेफिशिएंसीज हैं या हिडन हंगर में वो जी रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग हमारे पास, काफी सारे लोग ऐसे हैं, वो फ्रूट्स परचेज नहीं कर सकते, लेग्यूम्स परचेज नहीं कर सकते, फिश परचेज नहीं कर सकते, मीट परचेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास उतनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी प्रॉपर नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन दे आर नॉट प्रॉपर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू परचेज। अब जब इन चीजों को वो नहीं ले सकते, क्योंकि हम देखते हैं फ्रूट से हमें विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, लेग्यूम से हमें प्रोटीन मिलते हैं, फिश और मीट से हमें फैट्स, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो फिर रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट आपके सामने है कि इट इंक्रीज द रिस्क फॉर डिसीजेज एंड डिक्रीज द मेंटल एबिलिटी एंड आल्सो द लाइफ स्पान। अब बात करते हैं कि व्हाट शुड बी डन, हम कर क्या सकते हैं? व्हाट शुड बी डन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक हमारे पास एक मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन ये एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं। इट इज अ मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन विच ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद अ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, और यू कैन से हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट्स। क्या करेंगे हम? ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स। क्या करेंगे इसमें? हम क्रॉप्स को ब्रीड करेंगे। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स फॉर, किस चीज के लिए करेंगे? ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स फॉर एनहांसमेंट इन
फूड क्वालिटी विद किसके साथ क्या करना है, हम देखो क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम प्रोटीन डाल दें, इसके अंदर हम मिनरल्स डाल दें, इसके अंदर हम और जो फैट्स हैं वो हम एक पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर डाल दें विद लेवल ऑफ विटामिन्स। क्या करें हम उसमें, विटामिन्स का लेवल इंक्रीज कर दें एंड मिनरल्स, हम मिनरल्स का लेवल उसमें इंक्रीज कर दें और हायर प्रोटीन और हायर एंड गुड क्वालिटी फैट हम उसमें डाल दें, मीन्स हेल्दियर फैट। समझ में एक बात कि हम बायोफोर्टिफिकेशन क्या करते हैं कि हम अपने क्रॉप्स के अंदर, ठीक है ना, क्या करते हैं, हम उसको अंदर हाई विटामिन उसमें डाल दें या हम उसमें मिनरल्स डाल दें, क्या उसमें अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन हम डाल दें या उनके अंदर हम हेल्दियर फैट्स इनकॉर्पोरेट कर दें, उसको हम क्या कहेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स, इसके लिए हम ब्रीडिंग करेंगे और इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम, बायोफोर्टिफिकेशन। और मैं कहता हूं कि इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। क्या है ये, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसको इसलिए बोला गया कि क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी दूर हो जाएंगी कि अगर हमने सपोज करो हमारे पास वीट है और वीट को ही हमने प्रोटीन रिच बना दिया, कि अगर हम उसमें कहते हैं कि अभी अगर उसमें 2 to 3% प्रोटीन है, अगर हमने उसको ट्वाइस या थ्राइस और बढ़ा दिया तो इसका क्या होगा कि हमारा जो प्रोटीन का जो डेफिशिएंसी है वो कुछ हद तक तो ठीक हो सकता है। या हम अपने राइस के अंदर ऐसी क्वालिटी डाल दें कि हम उसके अंदर विटामिन रिच उसको बना दें या उसको प्रोटीन रिच हम बना दें तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। फिर बात करते हैं कि इस बायोफोर्टिफिकेशन जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, कि इसके जो हम बायोफोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जो हम ब्रीडिंग कर रहे हैं फॉर एनहांसमेंट ऑफ द फूड क्वालिटी, उसके हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, कि पहला ऑब्जेक्टिव तो ये रहेगा कि हम जो भी हमारी क्रॉप होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोटीन के कंटेंट को इंक्रीज करेंगे और उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन करेंगे, ठीक है ना, ये पहला। दूसरा ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। देखिए जो सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा कि हमारी जो क्रॉप होगी, जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है, उसमें हम क्या करेंगे, ऑयल जो होगा कि उसमें हम ऑयल को इनकॉर्पोरेट कर दें कि जिससे हमें उसमें जो फैट की कमी हमें महसूस हो रही है उस फैट की कमी को दूर किया जा सके और उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है विटामिन कंटेंट, विटामिन कंटेंट एंड क्वालिटी, कि हम क्या करें, हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम विटामिन को ही इनकॉर्पोरेट कर दें जिससे क्या होगा कि हमारी जो क्वालिटी है उसको हम मेंटेन कर सकें। और लास्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, कि हम क्या करें कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी वैरायटी है, उनको अगर हम क्वालिटी वाइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लाइक आयरन हमारे पास है, आयोडीन हमारे पास है, जिंक की अगर हम बात करते हैं वो हमारी क्रॉप में इनकॉर्पोरेट हो जाए,
ठीक है ना। तो इस तरह से दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, और ऐसा हमने प्लांट ब्रीडिंग से किया भी है। अब तरीका वही है जो हम करते आ रहे हैं कि या तो हम क्या करें कि हम अपने क्रॉप को हम सेक्सुअली हाइब्रिडाइजेशन करते आ रहे हैं, या हमने उसको इंड्यूस म्यूटेशन से म्यूटेट किया है। लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमें इन क्रॉप्स में ये कंटेंट हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहला एग्जांपल हम आज यहां पे स्टडी करेंगे बायोफोर्टिफिकेशन का। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास मेज हाइब्रिड्स हैं, क्या है, मेज हाइब्रिड्स। मेज के बारे में सभी जानते हैं कि जो मेज हाइब्रिड्स हैं उनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है ना, जैसे लाइसिन है और ट्रिप्टोफैन है, हमने डबल कर दिए हैं। मेज हाइब्रिड्स हैज ट्वाइस कंटेंट ऑफ अमाइनो एसिड। मीन्स हमने उसमें क्या कर दिया है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, ट्वाइस हमने कर लिया है, हैज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड इन द एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग वैरायटी ऑफ मेज। कितना अच्छा हो गया कि अमाइनो एसिड हमने उसमें बढ़ा दिए हैं। कौन से अमाइनो एसिड हैं, जैसे हम लाइसिन और किसके, ट्रिप्टोफैन की बात करते हैं। अमाइनो एसिड कौन से हैं, ट्रिप्टोफैन है और लाइसिन है। इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ट्वाइस कर लिया है, किसके अंदर, इन मेजर हाइब्रिड्स के अंदर। लेकिन हमारे पास जो एग्जिस्टिंग क्रॉप्स हैं उनके अंदर बहुत कम इनकी मात्रा मिलती है, लेकिन हमने इसको ट्वाइस कर लिया है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है व्हीट वैरायटी। व्हीट, हमने एक व्हीट वैरायटी ऐसी डेवलप की है, ठीक है ना, विद हाई प्रोटीन कंटेंट। और इसके लिए हमने एक व्हीट की वैरायटी को चूज किया है, एटलस 66। एटलस 66 ये एक ऐसी वैरायटी है जिसको हमने एक डोनर के रूप में हमने इसको लिया है। एटलस 66 यूज्ड एज डोनर। क्या हमने इसमें से, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है फॉर इंप्रूविंग द कल्टिवेटेड व्हीट क्रॉप। डोनर फॉर इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग व्हीट क्रॉप। कि इसके अंदर जो है हमारे पास प्रोटीन कंटेंट है, एटलस 66 के अंदर व्हीट की वैरायटी है। हमने इसको एज ए डोनर लिया और हमने क्या किया, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग व्हीट क्रॉप्स हैं उसके अंदर ये हमने जो प्रोटीन कंटेंट है वो इस तरह से उसमें इंक्रीज हमने किया है। एंड इट वाज पॉसिबल टू डेवलप, यू कैन से मोर वैरायटी, यू कैन से वैरायटी ऑफ आयरन रिच, ठीक है ना, आयरन रिच राइस हमने बनाया है, मोर देन 5 times एज मच आयरन एज इन द यूजुअली कंज्यूम्ड वैरायटी। इट वाज possible to develop आयरन रिच, क्योंकि जो आयरन कंटेंट है उसकी भी हमारे अंदर मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, ऐसी वैरायटी हमने डेवलप की है, डेवलप ए आयरन रिच वैरायटी मोर देन 5 times
more than 5 टाइम्स। 5 टाइम देखो सुनने में ही कैसा लग रहा है कि 5 गुना हमने उसको बढ़ा लिया है। एज मच आयरन एज इन यूजुअली कंज्यूम्ड, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं 5 टाइम्स एज मच यूजुअली फाउंड इन कंज्यूम्ड वैरायटी। जैसे हम आयरन फोर्टिफाइड राइस की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं आयरन फोर्टिफाइड राइस कि हमने राइस को आयरन फोर्टिफाइड बना लिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने अपनी फूड की या जो अपनी क्रॉप्स की जो वैरायटी है उसमें इंप्रूव किया है। ठीक है ना। कुछ हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं विच वी वांट टू इनकॉर्पोरेट इन आवर वैरायटी। ठीक है ना। देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की हम बात करते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, डू यू नो व्हाट इज एसेंशियल अमाइनो एसिड? इन +1 क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। देखिए बच्चों, जब एसेंशियल की बात आती है कि ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं विच मस्ट बी टेकन विद द डाइट। इसका मतलब क्या कि उनको हमें डाइट के साथ ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि हमारी बॉडी इन अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है ना। और जो नॉन एसेंशियल होंगे, नॉन एसेंशियल का मतलब है कि दोज अमाइनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। लेकिन ये क्या है? ये तो ऐसे हैं जो हमें फूड के साथ लेने ही पड़ेंगे। दैट्स व्हाई दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड। और इनका जो टोटल नंबर है, इट इज टोटल नंबर इज 9। ये कितने हैं? 9 है। आप याद करो जरा, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे हमारे पास पहला है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, और कौन कौन से होंगे? ट्रिप्टोफैन हो गया, हमारे पास वेलाइन है, फिनाइल एलानिन है, वेलाइन है, फिनाइल एलानीन है, फिनाइल एलानीन, मिथायोनाइन है, 8वां मिथायोनाइन है, और एक और रह गया है थ्रियोनाइन। कौन सा है? थ्रियोनाइन। तो ये हमारे पास 9 अमाइनो एसिड्स हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी एंड शुड बी टेकन विद डाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे डाइट के अंदर ये 9 के 9 अमाइनो एसिड होंगे तब जाके हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, और यू कैन से हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छी डाइट खा रहे हैं। इफ दीज प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ आवर डाइट, दैट हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है एंड दे कंस्टिट्यूट प्रोटीन क्वालिटी। तो हमारे पास क्या होगा? तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोटीन क्वालिटी फूड है, अगर ये हमारे पास एक प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पास प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स ऑफ सीरियल्स, जो सीरियल्स आप खाते हो, सीरियल्स, ठीक है ना, सीरियल्स में आप मिलेट्स खाते हो, दे आर डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है ना। प्रोटीन्स ऑफ सीरियल्स एंड मिलेट्स, इसमें हम क्या नोटिस करते हैं कि दे आर डेफिशिएंट
ठीक है ना, इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। मीन्स इनमें ट्रिप्टोफैन नहीं है, इनमें लाइसिन नहीं है। और ये क्या है, दीज आर यू कैन से एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी, और यू कैन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे पास। फिर हम अगर पल्सिस की बात करें, आप दालें खाते हैं ना, कि पल्सिस की अगर हम बात करते हैं, पल्सिस आर डेफिशिएंट, यू कैन से मिथायोनिन है और सिस्टीन है। पल्सिस आर डेफिशिएंट methionine and second one is cysteine। तो ये अमाइनो एसिड इसमें डेफिशिएंट होते हैं, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, फिर क्या किया जाए कि ये सभी की सभी डेफिशिएंसीज हमारे फूड की दूर हो जाए। देखिए हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर। क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका शॉर्ट नेम है IARI, जो कहां है, दिल्ली के अंदर है। इसने क्या किया कि कुछ क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, या कुछ वेजिटेबल्स हैं, इन्होंने इन क्रॉप्स को रिच किया किसमें, विटामिन एंड मिनरल्स में। सम वेजिटेबल्स, ठीक है ना, कुछ वेजिटेबल्स को, और यू कैन से कुछ क्रॉप्स को, वेजिटेबल क्रॉप्स, मेड सम वेजिटेबल क्रॉप्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी कुछ एग्जांपल बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे आपको कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इनको मैं 1 बाय 1 यहां पर लिख देता हूं, और इसको साथ साथ आप लोगों ने लर्न रखना है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ विटामिन ए रिच है, विटामिन ए रिच जो वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, जैसे आप लोग कैरेट खाते हैं, कैरेट को हमने क्या किया, विटामिन ए रिच बना दिया है। कैरेट है, पंपकिन है, कैरेट है, पंपकिन है, और क्या है, और स्पाइनेक, जो आप पालक खाते हो ना, स्पाइनेक, पालक को हम कहते हैं स्पाइनेक्स, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों हमें विटामिन ए अगर लेना है तो हमें ये वेजिटेबल्स हमें कंज्यूम करने पड़ेंगे। दूसरा है विटामिन सी रिच हमने बनाया। विटामिन सी देखिए मोस्टली हम कहते हैं जो विटामिन सी है इट इज प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट्स। नॉर्मली सभी को पता है जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है वहां पर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर IARI ने क्या किया है, इस विटामिन सी को इनकॉर्पोरेट कर दिया किसमें, बिटर गार्ड के अंदर, बथुआ के अंदर। बिटर गार्ड जो करेला आप खाते हैं, ठीक है, बथुआ का साग आप खाते हैं, बथुआ के अंदर हमने इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। टोमेटो के अंदर, मस्टर्ड के अंदर, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो हमने क्या कर दिया है, इनको विटामिन सी रिच हमने बढ़ा दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिनरल्स, और मिनरल में हमने क्या क्या लिया है यहाँ पे, कैल्शियम एंड आयरन रिच, कैल्शियम एंड आयरन रिच हमने बनाया है। कौन कौन सी क्रॉप्स है ऐसी, जैसे हमने बनाया स्पाइनेक है और बथुआ है, स्पाइनेच एंड बथुआ जो साग आप खाते हो, तो इसलिए हर रोज खाया करो, स्पाइनेक भी खाया करो और
बथुए का साग भी खाया करो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है, मिनरल्स है, कैल्शियम एंड आयरन, और जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और आयरन कंटेंट क्या करता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और कुछ ऐसे भी उन्होंने वेजिटेबल्स और क्रॉप्स डेवलप की हैं जो कि प्रोटीन रिच हैं, फॉर प्रोटीन के लिए। मार्केट में आप बीन्स देखते हो ना, ठीक है ना, बीन्स आ रही है मार्केट में, आज खाते हो बीन्स, ठीक है ना। अब वो बीन्स कौन कौन सी है, ब्रॉड लबालब, ब्रॉड लबलब जिसको हम कह सकते हैं, या फ्रेंच गार्डन पीस हमारे पास है, फ्रेंच गार्डन पी हमारे पास है, जो हमने क्या किया है, इसको हमने प्रोटीन रिच बढ़ा दिया है। तो इन दिस वे बेटा जो बायोफोर्टिफाइड में हमने क्रॉप्स को कर लिया है, इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, कि हमने इन स्पेसिफिक विटामिन को या मिनरल्स को या प्रोटीन्स को हमने इन वेजिटेबल्स में और सर्टेन क्रॉप्स के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, और अब ये हमने इनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर लिया है, ठीक है ना। तो इन दिस सेक्शन इट इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी कि हमारे पास अगर देखा जाए इन +1 क्लास यू हैव स्टडीड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पढ़ा ना सभी ने, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, कि वहां पर 2 डिसीज आप देखते हो, क्वाशियोरकर एंड मरासमस, और हम कहते हैं कि इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है, चलो एनर्जी तो हमें मिल ही रही है, चाहे हम सीरियल्स खा के ले सकते हैं, हम पल्सेस खा के ले सकते हैं, लेकिन अब अगर प्रोटीन की बात करें, इसको हम नहीं ले पाते, कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के वो हम नहीं ले पाते, और इसकी डिमांड को पूरा करना बहुत मुश्किल है इन इंडिया। ऐसा क्यों है? रीजन इसलिए है, आज हम यहाँ पे एक और दूसरा टॉपिक पढ़ के आए जिसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन है ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे फूड का, ये हमारे यू कैन से डाइट के अंदर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन कंटेंट होगा तभी हम हेल्दी होंगे, तभी हमारी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मीन्स इंक्रीज इंडिया के अंदर क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और दूसरा, अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स डिमांड फॉर फूड इंक्रीजेस। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फूड की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। अगर हम इस फूड डिमांड को शिफ्ट कर दें मीट डाइट की तरफ, इफ वी शिफ्ट, ठीक है ना, फूड डिमांड टू मीट डाइट, हम कहते हैं कि चलो फूड नहीं है, मीट पे ही निर्भर करना शुरू कर दे लोग, ठीक है ना। तो ये भी क्या, डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, इट डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। क्यों? इससे क्या प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी? कारण ये है कि अगर हमें मीट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना, हम कहते हैं कि 1 kg अगर मीट का प्रोडक्शन करना है, 1 kg मीट प्रोडक्शन हमें करना है, ठीक है ना, देन इन्वेस्ट कितना होगा, वी हैव टू इन्वेस्ट 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन्स, 3 से 10 kg ग्रेन्स का और ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एनिमल फार्मिंग में हमें क्या करना है, जब हम मीट तैयार कर रहे हैं, सपोज हम चिकन हम तैयार कर रहे हैं या हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अगर 1 kg मीट तैयार करना है तो उसके लिए हमें 3 से 10 kg ग्रेन्स उनको खिलाना पड़ेगा,
तब जाके हमें 1 kg वेट मिलेगा, ठीक है ना। और अगर हम ये बात करते हैं कि जो मोर देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारे पास, दे सफरिंग फ्रॉम हायर और यू कैन से हंगर माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, कि हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन अबाउट 25% of the total population suffering from hunger, उनको भूखे मर रहे हैं, हंगर से परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना, एंड माल न्यूट्रिशन। अब इसलिए मैंने शुरू किया था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है हम +1 में स्टडी कर चुके हैं। और अगर इसकी सप्लाई प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं होती है या प्रेग्नेंट मदर को नहीं होती है, तो उन बच्चों जो बच्चे पैदा होंगे वहां पर उनमें पीईएम डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाशियोरकर एंड मरास्मस। ये इनके कैरेक्टर्स आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि हमारे पास अल्टरनेट सोर्स क्या होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास प्रोटीन कंटेंट कम है फूड के अंदर और फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। देन अल्टरनेट सोर्स क्या है? व्हाट इज द अल्टरनेट सोर्स? अल्टरनेट सोर्स क्या है हमारे पास? सिंगल सेल प्रोटीन, इट इज द अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होगा हमारे पास? सिंगल सेल प्रोटीन। अब बात समझ में कि सिंगल सेल प्रोटीन है क्या। देखिए कि हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है ना। क्या है? सिंगल सेल्ड। और उनको हम क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। कल्चरिंग समझते हैं, जैसे हम टिश्यू कल्चर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम उनकी कल्चरिंग करते हैं और उनसे हम क्या ड्राइव करेंगे? प्रोटीन ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। एंड स्पेशली फॉर फूड सप्लीमेंट, मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास प्रोटीन सप्लीमेंट रखे हुए हैं। अभी जो प्रोटीन सप्लीमेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इतना प्रोडक्शन हम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि बेटे अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड के अंदर इतना प्रोटीन कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? अभी सिंगल सेल प्रोटीन इस टेक्निक है, हमने यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का इस्तेमाल करके बहुत सारा प्रोटीन बनाया है, ठीक है ना। तो अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो ये क्या है कि इसमें क्या होगा? जो प्रोटीन्स आर डराइव्ड फ्रॉम, प्रोटीन्स आर derived from culture of the single cell organism, culture of single celled organism, ठीक है बेटे। कि हम क्या करेंगे? कल्चर करेंगे किसका? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूज स्पेशली इन फूड सप्लीमेंट, used specially in food supplement, जो हम फूड सप्लीमेंट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि इस पर्पज के लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, हम इस पर्पज के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है? ये एक एल्गी है। कैसा है? एल्गी है। ये कैसी है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। कि इस स्पाइरुलिना हम कहते हैं कि ये इतना प्रोटीन बना देती है जिससे हमारी डिमांड पूरी हो जाती है और इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पाइरुलिना को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम ग्रो कर रहे हैं और इससे हम बहुत सारा कल्चर करके बहुत सारा सप्लीमेंट प्रोटीन का हम इसे ले पा रहे हैं, हम इसको ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि एडवांटेजेस क्या रहेंगे हमारे पास। एडवांटेजेस ऑफ एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। क्योंकि देखिए जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम सिंगल सेल प्रोटीन ही के लिए ही क्यों जाएं,
ठीक है ना। तो उसके हमारे पास एडवांटेज है। पहला, इजी टू ग्रो। फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू ग्रो। कि जो माइक्रो स्पाइरुलिना, ठीक है ना, इसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है कि मोस्टली जो वेस्ट वाटर आता है फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, इट कैन बी ग्रोन on waste water from potato processing plants, क्योंकि ये जो वाटर रहेगा इसमें क्या होगा, ये इसमें स्टार्च होगा, ये स्टार्च रिच होगा, ठीक है ना, मेन सोर्स हो जाएगा हमारे पास, जिसके कारण वहां स्पाइरुलिना और ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है ना। एंड और भी है हमारे पास, स्ट्रो है, मोलासिस है, स्ट्रो है, STRAW स्ट्रो है, मोलासिस है। मोलासिस समझते हो, जिसको हम कहते हैं शीरा, कि ये यू कैन से है, तो ये एक तरह का वेस्ट, ठीक है। जैसे हम गन्ना देखते हैं, गन्ने के ऊपर एक छाई सी आ जाती है, उसको मोलासिस कहते हैं, और यू कैन से वेस्ट है। उन वेस्ट के ऊपर हम इस स्पाइरुलिना को ग्रो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करने में इस्तेमाल। और दूसरा, एनिमल मैन्यूर हमारे पास है, जो एक्सक्रीटा है एनिमल्स का, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन सीवेज वाटर, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर सीवेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पाइरुलिना ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है फिर, ये क्या है, न्यूट्रिएंट रिच है। क्या है, न्यूट्रिएंट रिच है। दूसरी एडवांटेज, न्यूट्रिएंट रिच है। देखिए कि हम क्या ग्रो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, प्रोटीन्स के लिए कर रहे हैं, कि यहां पर ये ऐसा फूड प्रोवाइड करते हैं विच इज यू कैन से रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, carbohydrates and proteins. Single cell protein provides food rich in proteins, fats, vitamins, minerals, ठीक है बच्चों, कि यहां पर जो हमारे पास फूड अवेलेबल है वो रिच है, किसमें, प्रोटीन में रिच है, फैट्स में रिच है, विटामिन में रिच है, मिनरल्स में है, और कार्बोहाइड्रेट्स रिच होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा एडवांटेज है कि न्यूट्रिएंट रिच फूड हमें अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट है, जब हम कहते हैं कि हमने बहुत सारा वेस्ट इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब ये एनवायरमेंट पोल्यूशन को भी कम करता है। तो तीसरा एडवांटेज क्या, रेड्यूसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या करेगा, जो एनवायरमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि अब पोटैटो इंडस्ट्रीज है, वहां से वेस्ट वाटर बाहर जा रहा है, उसके ऊपर अगर हम वेस्ट वाटर को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर स्पाइरुलिना को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, तो वहां से हमें और ज्यादा प्रोटीन अवेलेबल हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा, मोलासिस है, एनिमल मैन्यूर्स है, ये भी वेस्ट, और जो सीवेज है, जो सीवेज वेस्ट है, उसको भी हम इस्तेमाल करें। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो सिंगल सेल प्रोटीन कल्चर है, इसमें एनवायरमेंट पोल्यूशन भी कम हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर हाई यील्ड्स। हाई यील्ड का मतलब समझो जरा यहां पे कि यहां पर हमें जो प्रोटीन का प्रोडक्शन मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिलता है। कैसे, फोर्थ आ जाएगा हाई यील्ड। कि हाई यील्ड का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन का ज्यादा होना। नॉर्मली कहते हैं हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है इनका। क्या है, हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। इसको देखो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मली क्या होता है, एंड ग्रोथ। देखिए जरा कि हम काऊ की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
किसकी बात करते हैं? काउ। और मोस्टली हम कहते हैं काउ का वेट कितना है? ऑलमोस्ट हम कहते हैं 250 केजी की अगर काउ आपके पास है, क्या है? 250 केजी मीन्स 2.5 क्विंटल की अगर आपके पास केजी की काउ है, वो एक दिन में कितना प्रोटीन प्रोड्यूस करती है? 250 केजी काउ प्रोड्यूसेस 200 ग्राम्स प्रोटीन पर डे। कितना कम है। लेकिन जब हम यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सेम पीरियड, ठीक है ना? 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने? 250 ग्राम, कितने? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना प्रोटीन ये यहां पर बनाते हैं, ठीक है ना? दिस इज राउंड अबाउट यू कैन से 25 टन्स। कितना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। इसलिए यहां पर बोला कि इनका जो हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ इसको बोला है। इसका मतलब क्या होगी? इनकी जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द यू कैन से अदर, यू कैन से फ्रॉम विच वी आर गेटिंग द प्रोटीन, ठीक है ना? नाउअडेज अगर हम बात करते हैं, हमारे पास यहां पर इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर, दैट इज मिथाइलोट्रोपस। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? मिथाइलोट्रोपस। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैन गिव्स दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है ना? क्या नाम है? मिथाइलोट्रोपस। दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ दैट इज 25 टन्स ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है ना बच्चों? तो दिस इज अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और यू कैन से दिस लेक्चर इज टिश्यू कल्चर। देखिए बच्चों, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हम सीड से एक प्लांट को ग्रो करते हैं। हम सीड लगाते हैं, सीड लगाने के बाद वो ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद उसके पास फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग के बाद वहां पर फिर पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना? और पॉलिनेशन के बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पर फिर क्या बनता है? सीड बनता है दोबारा से, और उस सीड से फिर एक नया प्लांट बनता है। नॉर्मली इस तरह से हम क्या करते हैं? प्लांट को हम प्रोपगेट करते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहां पर हमारे पास जो टेक्निक है इट इज वेरी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? हम इसको कहते हैं कि ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, इस टेक्निक में हम यहां पर ऐसे करेंगे कि जो हम प्लांट ग्रो करेंगे वो किसी सीड से हम नहीं करते, ठीक है ना? और यहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे? प्लांट का कोई पार्ट है, कोई भी पार्ट, ठीक है ना? वो एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है? वो इंटरकैली मेरिस्टेम का पार्ट भी हो सकता है, या प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लांट। क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लांट हम उसको बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम एक हूबहू सेम क्वालिटीज का प्लांट हम यहां पर तैयार कर सकते हैं। कोई एक ही प्लांट नहीं, यू कैन से द नंबर इज ह्यूज। बहुत सारे प्लांट्स हम यहां पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार कर सकते हैं विद दिस टिश्यू कल्चर। फिर अब बात आती है कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है हु हैज गिवन दिस,
जर्मन बॉटनिस्ट, उसका नाम है हैमरबल्ट। क्या नाम है? हैमरबल्ट, हैबरलैट। क्या नाम है? जर्मन बॉटनिस्ट हैमरलैंड, टी है बाद में, हैमरलैंड। He has given the concept, or you can say formulated, or you can say initiated the concept of tissue culture in 1902 की बात कर रहे हैं। 1902 में हैमरलैंड ने इसको इनिशिएट किया और एक कंसेप्ट दिया कि किस तरह से हम एक प्लांट को विदाउट सीड भी ग्रो कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जो प्लांट ऐसे हैं जो सीड नहीं बना सकते, लाइक जैसे हमारे पास बनाना है, ठीक है ना, आप शुगर केन की बात करते हैं, ठीक है, पाइनएप्पल की हम बात करते हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें हम सीड नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। जब सीड नहीं होगा तो उनको प्रोपगेट करना मुश्किल होगा, तो वहां पर हम उन प्लांट्स को इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम प्रोपगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, उस प्लांट का कोई पार्ट ही चाहिए इसमें। एंड द कंसेप्ट वाज गिवन बाय हैमरलैंड एंड ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। इसको क्या करते हैं? ये फादर ऑफ टिश्यू कल्चर है, इसको हम क्रेडिट मिलता है इसको इस चीज का। फिर बात आती है कि अब टिश्यू कल्चर होगा क्या, उसको हम डिफाइन कैसे करें। स्टूडेंट देखिए, इट इज एन इन विट्रो टेक्निक। इन विट्रो का मतलब क्या होगा कि हम सिमुलेटेड कंडीशन में इसको करेंगे, मींस लैब के अंदर करेंगे। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, और यू कैन से इन लैब कंडीशन। रीजनरेशन ऑफ द होल प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बाय ग्रोइंग इट इन द कल्चर मीडियम। हम क्या करेंगे, उसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे इन स्टीराइल कंडीशन। कैसी कंडीशन में करेंगे? स्टीराइल, कि वहां पर कोई भी इंफेक्शियस एजेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टिश्यू कल्चर को यहां पर डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने में क्या है? इट इज एन इन विट्रो टेक्निक, इट इज एन इन विट्रो टेक्निक। कैसी है? इन विट्रो टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड द बॉडी, और यू कैन से इन द लैब कंडीशन, ठीक है। टेक्निक ऑफ रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम द रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट of a plant by growing it in a culture medium। आज आपको हम कल्चर मीडियम भी बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। एंड इन स्टीराइल कंडीशन, इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब यही है कि हम लैब कंडीशन में एक प्लांट का कोई पार्ट ले लें, हम उसमें रूट का पार्ट भी ले सकते हैं, स्टेम का पार्ट भी ले सकते हैं, हम लीफ का पार्ट भी ले सकते हैं, कोई भी पार्ट हो जिसको हम उस पार्ट को यहां पर नाम देते हैं। जैसे मैंने क्या बोल दिया, उसको एक्स प्लांट बोल दिया है। अब ये एक्स प्लांट क्या हो सकता है? एक सेल भी हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया का, उससे हम पूरा का पूरा होल प्लांट वहां पर रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1950s की, क्योंकि इंडिया के अंदर इन 1950s की हम बात करेंगे कि इस टाइम में क्या हुआ कि साइंटिस्ट हैव लर्न दैट होल प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1950s के अंदर, ड्यूरिंग 1950s साइंटिस्ट have
has learned that whole plant can be developed, whole plant can be regenerated from X plant, कि एक एक्स प्लांट से हम पूरे प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात होती है एक्स प्लांट क्या है। एक्स प्लांट क्या होगा? देखिए बच्चों, हम पहले ही बता चुके कि एक्स प्लांट का मतलब होगा कि ये प्लांट का कोई भी पार्ट है, चाहे वो एपिकल पार्ट है, चाहे वो स्टेम का पार्ट है, चाहे वो किसी लीफ का पार्ट होता है, मीन्स द प्लांट पार्ट टेकन फॉर टिश्यू कल्चर, उसको क्या कहते हैं? एक्स प्लांट। क्या कहेंगे? द प्लांट पार्ट टेकन फॉर टिश्यू कल्चर, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट। दूसरा आता है, एक वर्ड आता है इसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी। देखिए बच्चों, ये एक कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी टू रीजनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट, जिसको हम क्या कहेंगे? टोटिपोटेंसी। लेकिन जिसके कारण वो उसको क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंट। ठीक है ना? इट इज द कैपेसिटी टू डेवलप, इट इज अ कैपेसिटी टू डेवलप होल प्लांट from X plant, or cell. This is called totipotency. और यू कैन से, हम यहां कह सकते हैं कि जो X plant होगा या सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट सेल हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आता है कि अब टिश्यू कल्चर हम करते हैं तो इसको करेंगे कैसे? दूसरा, हम यहां पर जो कल्चर मीडियम की बात करते हैं, इस कल्चर मीडियम की कंपोजिशन में क्या क्या होगा? क्योंकि जब भी एक सेल रखा जाता है उसको एनर्जी भी चाहिए, उसको हार्मोन्स भी चाहिए, उसको विटामिन भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो कि हम जब भी एक कल्चर मीडियम बनाएंगे जिसके अंदर हम उस एक्स प्लांट को रखेंगे, क्योंकि उसकी हमें ग्रोथ करनी है, उसको हमने एक सेल से 2 सेल में, फिर 2 सेल से 4 में, 4 से 8 में, इस तरह से हमने उसको मल्टीप्लाई भी करना है, तभी जाके हमारे पास एक पूरा प्लांट बन पाएगा। तो हम अब यहां पर स्टडी करेंगे द कंपोजिशन ऑफ द कल्चर मीडियम, और यू कैन से कंपोनेंट ऑफ द कल्चर मीडियम। कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडियम। देखिए, आप लोग अगर इसको सीख जाते हैं तो आप यहां पर टिश्यू कल्चर टेक्निक करना सीख जाओगे, आप खुद इसको कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर हमें चाहिए कार्बन का सोर्स, और कार्बन का सोर्स हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले चाहिए इसमें कार्बन सोर्स। तो कार्बन सोर्स हमें किससे मिल जाएगा? एनर्जी का सोर्स है कार्बन, जिसको हम कहते हैं, हमारे पास यहां पर क्या ले लेंगे? हम सुक्रोज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सुक्रोज। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी हम लेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट ले लिया। फिर हमने वहां पर लेना है कि हमारे पास कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट है फाइटो हार्मोन्स की हेल्प से ही वो ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर हमें चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर्स हमें चाहिए। ग्रोथ रेगुलेटर क्या होगा हमारे पास? एक हम ऑक्सिन लेंगे और दूसरा हम साइटोकाइनिन यहां पर लेंगे। ठीक है ना? साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। उसके बाद हमें क्या चाहिए? और विटामिन चाहिए। ठीक है ना? और कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द कल्चर मीडियम। ठीक है ना? अब बात आते हैं कि इसको करें कैसे, कि टेक्निक करेंगे कैसे। हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास
एक प्लांट है, हम इस प्लांट को पूरा ग्रो करना चाहते हैं। हाउ टिश्यू कल्चर इज बीइंग परफॉर्म, इसको हम करेंगे कैसे, कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको ध्यान से सुनना जरा। जैसे सपोज हमारे पास एक प्लांट है, ये इसका स्टेम है, इसकी ब्रांचेज है, ये से इस प्लांट पे लीव्स निकल रही है। जब हम देखते हैं इस तरह से कोई प्लांट हम देखते हैं, उससे प्लांट ग्रोथ और लीव्स हैं, स्टेम है, तो हम क्या करते हैं, सपोज हमने यहां से एपिकल मेरिस्टेम का एक सेल ले लिया, मींस ये क्या हो गया हमारा, ये हमने सेल ले लिया है एक्स प्लांट, या हमने एक सेल ले लिया, कहां से लिया, एपिकल रीजन से लिया, ले लिया। अब इस सेल को हमने सेपरेट कर लिया और हम इसको कल्चर मीडियम में डाल देंगे। यहां पे हमने कल्चर मीडियम ले लिया, इस कल्चर मीडियम में हमने जो कंपोनेंट डिस्कस किए वो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है ना। ये क्या है हमारा कल्चर मीडियम, और ये हमारा क्या गया, एक्स प्लांट। ये प्लांट का जो पार्ट हमने कट किया है, ठीक है ना, वो हमने इसे टिश्यू कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा कि अब ये सेल क्या करेगा, इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। अब ये सेल यहां पर डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, कैसे देखो, यहां पर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास बन जाएगा इस तरह से, इस कल्चर मीडियम के अंदर। क्या बन गया ये, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं यहां पे, कैलस, क्या कहते हैं इसको, कैलस बन जाएगा। लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमने इस कैलस से एक प्लांटलेट या एक प्लांट को हमने डेवलप करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इस कैलस को इस कल्चर मीडियम से दूसरे कल्चर मीडियम में विच कॉम्प्राइजेज हार्मोन्स, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। इट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट कल्चर मीडियम विच कंटेनिंग हार्मोन्स। हमने यहां पर इसको ऐसे कल्चर कर इसको ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है ना। अब इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा प्लस यहां पर हमने साइटोकाइनिन डाल दिया। देखो बच्चे, यहां पर जब हम कल्चर मीडियम में डालते हैं ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन, तो इनका कॉम्बिनेशन का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कॉम्बिनेशन का कैसे, कि हमें जो ऑक्सीजन है और जो साइटोकाइनिन है, अगर दोनों बराबर डाल दिए तो तब भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है, ये मार्केट में रूटर्स के नाम से है, रूटर्स, क्यों, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। और जो साइटोकाइनिन है मार्केट के अंदर आपको शूटर्स के रूप से मिलता है, शूटर, ये सूट डेवलप करता है, ठीक है ना। और जब सूट डेवलप करता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले रूट चाहिए या शूट चाहिए। ऑब्वियस बात है कि रूट पहले होगा तभी तो शूट बन पाएगी। अगर शूट पहले बनेगी, रूट बाद में बनी, एनर्जी का सोर्स खत्म हो गया तो प्लांट हमारा डेड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगा और जो साइटोकाइनिन है उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो इस रेशियो को भी हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर, इस रेशियो को ध्यान में रखेंगे। हमने इस कल्चर मीडियम के अंदर ये सेल डाल दिया, ठीक है ना, ये कल्चर मीडियम है, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है। इसमें अब क्या होगा कि अब ये सेल के अंदर क्या चेंजेस हम देखेंगे कि यहां पर इसमें से ऐसे शूट निकल जाएगी और नीचे की तरफ यहां से ऐसे रूट निकल जाएगी, ठीक है ना। फिर अब हम इस प्लांटलेट को इस मीडियम से निकाल के अलग उसमें ले आएंगे और कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि अब यहां पर ये एक बहुत ही प्लांट बन जाएगा हमारे पास और हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब ट्रांसफर इन द फील्ड। अब ये जो प्लांट हमारे पास आया, दिस प्लांट इज वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल प्लांट हुज
पार्ट इज टेकन इन दिस टेक्निक, कि अगर इसके अंदर हाई प्रोडक्शन है तो इसका भी हाई प्रोडक्शन ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर ये डिसीज रेसिस्टेंट है तो ये भी डिसीज रेसिस्टेंस ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी हमारे डिजाइन फैक्टर हैं इस क्रोप के, वो सारे के सारे हमारे पास इस जो हमने टिश्यू कल्चर से डेवलप किया है होल प्लांट, उसके अंदर भी वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम एक एक्स प्लांट से बहुत सारे प्लांट इन शॉर्ट ड्यूरेशन बना सकते हैं। इसलिए इस टेक्निक को हम यहां पर नाम देते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। क्या नाम देंगे इसको? माइक्रो प्रोपगेशन। क्यों नाम दिया? देखिए बच्चों, जब हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बाय यूजिंग और यू कैन से बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, डेफिनेशन तो लिख सकते हो आप लोग कि बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ द टिश्यू कल्चर। ओके, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ए large number of plants can be produced in very short duration। एक छोटी सी ड्यूरेशन में हमने बहुत सारे प्लांट यहां पर डेवलप कर लिए हैं, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया है माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आता है कि इस टेक्निक से हम किस किस प्लांट्स को हमने यहां पर डेवलप किया है। जैसे हमारे पास टोमेटो है, टोमेटो को हमने इसी टेक्निक से हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। बनाना है, एप्पल है, ठीक है ना, बनाना है, एप्पल है। और मोस्टली आप सभी जानते हैं कि इन प्लांट्स में हम सीड नहीं चाहेंगे, कि सीड हमारे पास कम से कम हो, ठीक है ना। तो इन दिस टेक्निक, इन दिस वे, हमारे पास हम एक नए प्लांट को एक शॉर्ट ड्यूरेशन में और यू कैन से एसेप्टिक कंडीशन और यू कैन से स्टीराइल कंडीशन में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, इसकी एप्लीकेशन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को अगर सपोज करें हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, जब कहते हैं कि हमारी क्रॉप में डिसीज आ जाते हैं, केवल वायरल डिसीज, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली सारे प्लांट पार्ट में डिसीज आ जाएगी, लेकिन एक जगह होगी जहां पर डिसीज नहीं लगेगी, और ओरिजिन कौन सा होगा? एपिकल। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम नेवर गेट यू कैन से वायरल इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो हम इस टेक्निक से डिसीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम डिसीज्ड प्लांट्स। इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन कहां हम करेंगे इसका? आज की डेट में हम कर रहे हैं एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं, इट इज यूज्ड टू डेवलप डिसीज फ्री प्लांट फ्रॉम डिसीज्ड प्लांट। कैसे? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो एपिकल पार्ट होता है, सपोज ये प्लांट है कोई, ये इसका एपिकल पार्ट है और इस पे डिसीज आ गई है हर जगह, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एपिकल का सेल यहां से ले लेंगे, ठीक है ना, और उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक जो आपको बताई गई है उस तरह से उसको हम करेंगे, ठीक है ना। इसमें इसका मतलब क्या होगी, यहां से क्यों लिया? क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेम, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये जो मेरिस्टेम है, इट नेवर अफेक्टेड बाय वायरस। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेरिस्टेम को लेके
टिश्यू कल्चर की हेल्प से एक डिसीज फ्री प्लांट यहां पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है अब हमारे पास, और दूसरा यहां पर जो हमें प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहेंगे, सोमा क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, सोमा क्लोन उनको हम कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोमैटिक हाइब्रिड्स। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो साइंटिस्ट ने डेवलप की। साइंटिस्ट ने यह क्या किया कि हमारे पास दो वैरायटी हैं, वैरायटी ए और वैरायटी बी। ठीक है ना। हम कहते हैं कि हम इन दोनों के हमारे अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर हैं, इसके बाद में हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर हैं, और इसके अंदर भी हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है। और आप सभी जानते हैं कि हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, किस लिए, कि ताकि हमारे पास ये जो डिजायर्ड कैरेक्टर हैं एक ही ग्रुप में आ जाए। अब तक हम क्या करते हैं, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, लेकिन अब हम करेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिड्स बनाएंगे, वहां पर कोई भी सेक्सुअल एक्ट नहीं होगा। यहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया, इस वैरायटी ए का जो सेल है, इसकी सेल वॉल को क्या किया, हटा दिया। सपोज ये सेल मेमोरी, ये इसका सेल वॉल है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इस सेल वॉल को रिमूव कर दिया। ठीक है ना। अब बीच में क्या बचा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, क्योंकि यहां क्या था, जो सेल वॉल था, सेल वॉल रिमूव्ड, सेल वॉल यहां से रिमूव कर दी। ओरिजिनल सेल क्या था, ये है, ये सेल वॉल है और ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। और इस तरह इसका भी किया, इसका भी हमने क्या किया, सेल वॉल हटा दिया और ये प्रोटोप्लाज्म आ गया। ठीक है ना। हमने क्या किया, इन दोनों प्रोटोप्लाज्म को हमने फ्यूज कर दिया, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज डन। ठीक है ना। अब हमारे पास जब इनका फ्यूजन हुआ तो हमारे पास हाइब्रिड वैरायटी आई। कौन सी वैरायटी, प्लांट की एक हाइब्रिड वैरायटी की। इन दोनों के जो कैरेक्टर्स थे वो हमारे पास एक नई वैरायटी में आएगी, न्यू वैरायटी। हाइब्रिड हमारे पास आ गया, न्यू वैरायटी हाइब्रिड, विच कंसिस्ट ऑफ our desired characters। ये हमारे डिजायर कैरेक्टर इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं, इससे इसको नाम दिया यहां पे सोमैटिक हाइब्रिड। क्या नाम दिया, सोमैटिक हाइब्रिड। और प्रोसेस को हमने नाम दिया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हमने इसको नाम दिया। फिर आप कहोगे कि हमारे पास आज तक इसका सोमैटिक हाइब्रिड्स का कोई वैरायटी क्यों नहीं है। आपने नाम सुना होगा, हमारे पास टोमेटो वैरायटी है। ठीक है। हमारे पास पोटैटो वैरायटी है। ठीक है ना। इसके ऊपर साइंटिस्ट ने काम किया। ठीक है। इसका प्रोटोप्लाज्म निकाल लिया, इसका प्रोटोप्लाज्म निकाल लिया सेल से, और दोनों को फ्यूज कर दिया। और हमारे पास जो नई वैरायटी है पोमेटो, क्या है, पोमेटो, ये न्यू सोमैटिक हाइब्रिड है पोमेटो। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे ऑल डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं थे, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑल डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिस वैरायटी इज नॉट कॉमर्शियलाइज। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज यहां पर हमारा इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक और स्टडी करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।